हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में हमने अब तक ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी देखी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी देखी, प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू को कंसिडर करती हुई। हमने पेबैक पीरियड देखा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देखा है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा है और आईआरआर देखा है पिछली क्लास में। हमने डिस्काउंटिंग करने की प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोई नया मेथड नहीं ले रहा हूं। मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि इन क्वेश्चन के सोल्यूशन के दौरान कुछ कैश फ्लो के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो उनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में एड्रेस करता चलूंगा। वो वन लाइनर्स हैं, बट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सभी क्वेश्चन में एनपीवी कंप्यूटेशन की प्रैक्टिस तो हमारी होगी ही। तो चलिए फटाफट से हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ सोल ट्रेडर installs plant and machinery in rented premises for the production of luxury articles। तुम्हारी मर्जी हो जो बनाओ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बताओ है कितने की और कितने साल चलेगी। द डिमांड फॉर विच इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट ओनली 5 years। तो प्रोजेक्ट की लाइफ हो गई 5 years। ठीक है। द टोटल कैपिटल पुट इन बाय द सोल ट्रेडर इज एज अंडर। ये बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगेगा कुछ इस तरीके से है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है आपको 2,70,500 की। ओके, समझ में आ गई बात। इसके बाद नीचे लिखा है वर्किंग कैपिटल 40,000। नीचे लिखा है वर्किंग कैपिटल 40,000। वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये हम सभी लोग जानते हैं। इट इज अ कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइट। वो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का खर्चा है वो खर्चा नीचे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि वो आउटफ्लो नहीं माना गया होगा, बेशक माना गया होगा। नीचे जो प्रॉफिट आए उनकी कैलकुलेशन में बात उठती है इस वर्किंग कैपिटल की। देखिए, जिस दिन हम बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन हमें 40,000 रुपीज हमारे बिजनेस में कहीं से कैश लाना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल के नाम से कैश ड्रॉर में रख देना है। अब ये प्रोजेक्ट चलेगा आगे आने वाले 4 साल 5 साल, तब तक ये पैसा इसी प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल के नाम से हर समय एम्प्लॉयड रहेगा, क्योंकि इतना पैसा मुझे चाहिए इसके डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। पर जैसे ही ये प्रोजेक्ट 5th ईयर में खत्म हो जाएगा, तब ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो आप कैश ड्रॉर से वापस ये वर्किंग कैपिटल निकाल कर अपने बिजनेस में लगा सकते हो। बट मीनवाइल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 5 years फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये वर्किंग कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड रहेगा, इस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयड रहेगा। मतलब इसका एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। ये 40,000 रुपीज मैं कहीं और एम्प्लॉय नहीं कर सकता। मैं इन्वेस्ट करता तो शायद मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिटर्न अर्न हो जाता, जो मैं नहीं अर्न कर पाऊंगा। तो वो कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी। बाकी 40,000 से रिलेटेड और कोई भी एस्पेक्ट हमें कंसिडर नहीं करना है। इस वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड और कोई चीज कंसिडर नहीं करनी। तो कुल मिला के मैं बात कहूं तो वर्किंग कैपिटल, मैंने नीचे फंडा भी लिखा है ब्लू इंक में, आपको दिख रहा होगा। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली ईयर जीरो में आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में एम्प्लॉय करना है। और लास्ट ईयर जो भी होगा प्रोजेक्ट का, लास्ट ईयर वॉट एवर द केस माइट बी, तब वो इनफ्लो हो जाएगा अगेन। ईयर जीरो में आउटफ्लो मान रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लास्ट ईयर में इनफ्लो मान रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ही ना दे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि ईयर जीरो में 40,000 माइनस होगा, पर लास्ट ईयर में जो इनफ्लो प्लस होगा वो प्रेजेंट वैल्यू बनकर प्लस होगा। तो इस 40,000 पे 5 साल का जो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल का नेट फंडा है। वर्किंग कैपिटल का नेट फंडा क्या है? ईयर जीरो में आउटफ्लो मानना है और लास्ट ईयर जो है उसमें इनफ्लो मानना है। डिस्काउंटिंग तो हम करेंगे ही। तो ये चीज हमें समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्किंग कैपिटल विल बी फुल्ली रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। नहीं बोलता तो भी ये मान लेता मैं। अगर रियलाइज नहीं हो रही होगी तो स्पेसिफिकली कहा होगा, वैसे बड़ी absurd कंडीशन है कि रियलाइज ना हो। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी 5,500। जो ये 2,70,500 का प्लांट है, इसकी लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू आ रही है 5,500। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त भी कैलकुलेशन में काम आएगी। और दूसरी बात, जो लास्ट ईयर है प्रोजेक्ट का, उसमें ये 5,500 रुपए इनफ्लो की तरह भी कंसिडर होगा।
द ट्रेडर्स अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर, ट्रेडर की अर्निंग्स दे रखी है, देखिएगा क्या बोला हुआ है कॉलम के ऊपर, कैश प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, मतलब इसमें से ना तो डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्टेड है ना टैक्स सब्ट्रैक्टेड है। देखिए टैक्स का अमाउंट हमें गिवन है, अगले कॉलम में टैक्स का अमाउंट गिवन है, अगर टैक्स की रेट गिवन होती तो पहले मैं इन प्रॉफिट्स में से डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करता, जो अमाउंट आता उस पर मैं रेट लगाता तो मुझे टैक्स पता चलता, फिर टैक्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता, उसमें डेप्रीसिएशन वापस जोड़ता तो कैश फ्लो आता। ऐसा मैं नॉर्मली करता, क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स की रेट दे रखी होती है और टैक्स किस अमाउंट पर लगाना है, वो रेट किस अमाउंट पर लगानी है वो मुझे कंप्यूट करनी पड़ती, बट इन्होंने तो टैक्स निकाल के दे दिया। अब जो ये प्रॉफिट है इसमें से डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्टेड नहीं है और टैक्स सब्ट्रैक्टेड नहीं है, डेप्रीसिएशन तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है कैश फ्लो बनाने के लिए, टैक्स में सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि रेट तो लगानी नहीं, अमाउंट दे रखा है। तो ऑल आई नीड टू डू is to subtract the tax from the given figures and I will directly obtain my cash flows, फिर उस पर डिस्काउंटिंग वगैरह कर दूंगा। ठीक बात है। नीचे बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट 12%, तो 12% की डिस्काउंटिंग रेट है, उस पर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, बट उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें मैं अपने कैश फ्लोज लिखूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैं टेबल बना रहा हूं यहाँ पर, ईयर आई वुड इंक्लूड ईयर 0, वहां पे आउटफ्लोज हो रहे होंगे, फिर इसकी सीधी प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो एनपीवी आ जाएगी, ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 ईयर्स है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जो हम खरीद रहे हैं 2,70,500 की, ईयर 0 में आउटफ्लो हो जाएगा, करेक्ट? यस, ओके। अब 1 में कुछ नहीं होना, 2 में कुछ नहीं होना, 3 में भी कुछ नहीं होना, 4 में भी इस मशीनरी से रिलेटेड कोई कैश फ्लो नहीं होना, बट ईयर 5th में इनफ्लो होगा 5500 का स्क्रैप वैल्यू का। तो ईयर 5th में मैं इनफ्लो लिख रहा हूँ 5500 का, 2,70,500 रुपए ईयर 0 में आउटफ्लो होगा मशीन के नाम का, और ईयर 5th में इनफ्लो हो जाएगा मशीन से 5500 रुपए का। आई होप ये बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कहा हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल लिखता हूं अब मैं, वर्किंग कैपिटल ईयर 0 में 40,000 का आउटफ्लो होगा, 1, 2, 3 एंड 4 में कुछ नहीं होने वाला, बट ईयर 5th में 40,000 का इनफ्लो हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का यही फंडा होता है, ईयर 0 में आउटफ्लो और लास्ट ईयर में इनफ्लो। ये चीज भी समझ में आई होगी आपको, करेक्ट? अब मुझे कैश फ्लोज बनाने, देखिए ये जो वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो और स्क्रैप वैल्यू, ये नॉर्मल टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं जुड़ते हैं, है ना? हाँ बेशक अगर एट दी स्क्रैप ऑफ मशीन कैपिटल गेन हो रहा हो तो उस कैपिटल गेन पर टैक्स लग सकता है, बट वो इस क्वेश्चन में वैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस पर टैक्स, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये 5500 और 40,000 मुझे मेरी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ने हैं। वर्किंग कैपिटल पे तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब ये स्क्रैप वैल्यू की भी जो रिसिप्ट्स आ रही हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लग सकता, टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ते। कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, वो मैं अलग से कंसिडर करूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर हो गई, वर्किंग कैपिटल भी कंसिडर हो गई। अब मुझे एनुअल कैश फ्लोज पे चलना है, तो एनुअल कैश फ्लोज के लिए मैं क्या करूंगा कि एक लाइन छोड़कर यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो एक्चुअली दे रखे हैं कैश प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, ये दे रखा है। ईयर 0 में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इनफ्लोज कहाँ से आने चालू हो जाएंगे। 90,000, 90, 130, 170, 1,30,000, 1,70,000, 90, 130, 170, 1,16 और 19,500, 1,16,000 और लास्ट में काफी कम 19,500 हो रहा है। प्रोजेक्ट का नेचर ऐसा होगा, हमें दिमाग नहीं लगाना, कैश फ्लोज दे रखे, सीधी सीधी बात है। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सीधा टैक्स। अगर रेट दे रखी होती, रेट दे रखी होती टैक्स की, तो पहले डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करता,
फिर मैं टैक्स रेट लगाता, फिर वापस डिप्रीसिएशन ऐड करता, बट सीधा टैक्स दे रखा है तो डिप्रीसिएशन माइनस करके वापस ऐड करना जरूरत नहीं है मुझे वो करने की, क्योंकि टैक्स का अमाउंट पता है। तो सीधा टैक्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 20, 30, 40, 20,000, 30,000, 40,000, 26 and 5,000, 26,000 एंड 5,000। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं सोचना, हमें दे रखा है, सीधा यूज करो। ये करने पर मुझे मिल जाएंगे क्या, मेरे एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज मिल जाएंगे, ठीक है। 70,000, 1 लाख, 1,30,000, 90,000 और 14,500। ये हो गए मेरे एनुअल कैश फ्लोज, ठीक बात है। अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो मैं निकाल लेता हूँ। वो मुझे निकालनी होगी एट द रेट 12%, करेक्ट है। तो एट द रेट 12% में इन्हें कर लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। चलिए वो हम कर लेते हैं। ओके, ऊपर जो दो लाइनों में किया है हमने, प्लांट एंड मशीनरी और वर्किंग कैपिटल, ये आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज मान सकते हैं और नीचे वाली इनफ्लोज मान सकते हैं। यू कैन टेक इट एनी विच वे यू वांट। चलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज कर रहा हूँ। ये जो नीचे मैंने लिखे हैं, दीज आर बेसिकली माय एनुअल कैश इनफ्लोज, राइट और नो, है ना। तो इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, सबसे पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। किस रेट पे निकालनी है, 12%। 12% माइनस 0.12, 1.12। मैं कैलकुलेटर पे जो कर रहा हूं वो बोलता रहता हूं साथ में। 70,000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू m प्लस 1 लाख, 2 टाइम्स इक्वल टू m प्लस 1,30,000, 3 बार इक्वल टू m प्लस 90,000, 1, 2, 3, 4 m प्लस 14,500, 1, 2, 3, 4 and 5 m plus memory recall. Present value of cash inflows is 3,175. This is present value of cash inflows. इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड स्क्रैप, क्योंकि दोनों सेम ईयर पे हो रही है तो इनकी एक साथ प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। वर्किंग कैपिटल एंड स्क्रैप ये कैसे निकलेगी, दोनों का टोटल दैट इज 45,500, प्लांट एंड मशीनरी का स्क्रैप 5,500 है और 40,000 का वर्किंग कैपिटल है। तो 45,500 ये इनफ्लो है ना, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% फॉर फिफ्थ ईयर, फॉर फिफ्थ ईयर, करेक्ट बात है ना। तो फिफ्थ ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम सीधा डिस्काउंटिंग वाला शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। 45,500 डिवाइडेड बाय 1.12 फिफ्थ ईयर में है, 5 बार इक्वल टू दबा दो आप, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 25,817.92, 25,818 कर रहा हूं मैं, राउंडिंग कर रहा हूं, 25,818 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर पे सब कुछ करेंगे अगर, मतलब मेमोरी फंक्शन यूज करते हुए, तो 12 डिजिट की राउंडिंग चलेगी, ठीक है। तो दो जो लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर पे इनफ्लोज थे उनकी भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर ली। एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू की मैंने टोटल ले ली है। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करना है, जो कि टोटल क्वेश्चन में भी दे रखा था 3,10,500। तो मेरी एनपीवी आ जाएगी, माइनस कर दूंगा इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। टोटल दे रखा है वो देखिए, एक तो 2,70,500 की मशीन और 40,000 रुपए का हमारा वर्किंग कैपिटल, दोनों की टोटल करके 3,10,500 क्वेश्चन में की हुई है टोटल, वो मैं इधर सबट्रैक्ट कर देता हूँ। 3,10,500 ये करने के बाद मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा खत्म। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो एनपीवी आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 15,493, राउंडिंग की है मैंने। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, आप ये प्लांट परचेज कर लीजिए। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड। प्लांट इंस्टॉल करिए और आराम से आपका बिजनेस चलाइए। आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 12% की है वो रिकवर हो रही है, और उससे ऊपर आपको 15,493 रुपए मिल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए आपको। ये हमने एनपीवी निकाली। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट था। वर्किंग कैपिटल ईयर 0 में आउटफ्लो होता है 40,000, ईयर 0 में आउटफ्लो होता है, और लास्ट ईयर में इनफ्लो हो जाता है। स्क्रैप भी था। डेप्रीसिएशन मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे टैक्स पेबल सीधा दे रखा था। और फिर मैंने कैश फ्लोज निकाले एनुअल, उनकी प्रेजेंट वैल्यू करी। जो एक स्पेसिफिक ईयर से इनफ्लो थे फिफ्थ, उनको उसी के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। टर्मिनल कैश फ्लोज, इनिशियल आउटफ्लोज जो थे उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरी एनपीवी आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड ही। ये रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज जो अब तक कभी आई नहीं, उसकी तरफ आपका डायरेक्शन करना चाहूंगा। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट भी जरूरी नहीं कि ईयर 0 पे ही हो रहा हो। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो भी हो सकता है कि एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगे और उसके बाद 3-4 साल बाद और प्रोजेक्ट में पैसा लगे। माइनिंग जॉब हो सकती है, भाई माइनिंग कर रहे थे, कुछ एक पर्टिकुलर माइन को खोदा, फिर रिक्वायरमेंट और लगी, ब्लास्ट करना पड़ा, या नई मशीन लगी तो नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शुरू से ही इन्वेस्टमेंट हो जाए, इन्वेस्टमेंट आगे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि काफी टाइम तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो रहे हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनफ्लोज है ही नहीं, हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आउटफ्लोज की। 5 सालों तक आउटफ्लो होते रहेंगे, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उससे पता पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, फिर इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, और फिर एनपीवी निकलेगी। करेक्ट बात है ना? इसीलिए एनपीवी का फॉर्मूला भी बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ऐसा नहीं बोलता माइनस कैश आउटफ्लो या माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसा कभी भी नहीं बोला, है ना? तो जरूरी नहीं है कि आउटफ्लोज ईयर 0 में ही हो रहे हो, आउटफ्लोज 1 2 3 4 कभी भी हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि कैश फ्लोज कब हो रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं या बिगनिंग ऑफ द ईयर हो रहे हैं? देखिए, अगर एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं तो वो उस ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो उस पूरे साल को कंसिडर करते हुए, उस पूरे साल के इंपैक्ट के बाद इंकर हो रहा है या अकर हो रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश फ्लोज ईयर की बिगनिंग में हो रहे हो। ईयर के बिगनिंग में हो रहे हैं मतलब अगर मान लीजिए थर्ड ईयर के बिगनिंग में हो रहे हैं, तो थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थर्ड की बिगनिंग में हो रहा है। थर्ड की बिगनिंग इज एज गुड एज सेकंड का एंड। तो अगर कोई कैश फ्लो किसी ईयर की बिगनिंग में दे रखा हो, तो आप उसको प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो मान लीजिएगा, और उसकी वहां तक की डिस्काउंटिंग करिएगा। थर्ड की बिगनिंग में हो गया तो थर्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेकंड तक की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगर कोई कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर ईयर की बिगनिंग में दे रखा हो, तो उसको प्रीवियस ईयर में लिखना होता है। थर्ड की बिगनिंग में दिया हो तो सेकंड में लिखोगे, सिक्स्थ की बिगनिंग में दिया हो तो फिफ्थ में लिखोगे, सिक्स्थ के एंड में दिया हो तो सिक्स्थ में लिखोगे। अगर कुछ नहीं कहा है तो कैश फ्लोज को ईयर एंड ही मानोगे। चलिए, ये बात बताने के बाद अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। राकेश एंड कंपनी इज कंसिडरिंग सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कंपाइल्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस। लैंड चाहिएगी आपको, इसके पैसे किस तरीके से देने, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, 2 लाख रुपए आपको परचेज पे देने। इंस्टॉलमेंट देनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड पे एक किस्त देनी है, सेकंड ईयर के एंड पे किस्त देनी है, और थर्ड पे भी देनी है 1-1 लाख रुपए की। तो ये जो लैंड का आउटफ्लो है ये एक साथ नहीं होगा, 0 पे होगा, फिर 1 2 3 पर भी होगा। फैक्ट्री बिल्डिंग है, टोटल 20 लाख रुपए की बिल्डिंग लगेगी आपकी। एट द टाइम ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पे आपको 2 लाख रुपए देने, तो ये 0 पे लगेगा। एट द एंड ऑफ ईयर 2, सेकंड ईयर के एंड पे, फर्स्ट के नहीं सेकंड ईयर के एंड पे 10 लाख रुपए देने हैं, और बैलेंस आपको थर्ड ईयर में देना है, तो 12 लाख हो गए, 8 लाख रुपए आपको थर्ड ईयर के एंड पे देने हैं। बात समझ में आ गई? प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपको परचेज करना पड़ेगा, उसके आपको जो पैसे देने हैं, टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 4, फोर्थ की बिगनिंग में 15 लाख, फिफ्थ की बिगनिंग में 5 लाख,
एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर के एंड में आपको 4 लाख रुपए और लगेंगे, वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, क्योंकि समझिएगा 5 साल में सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिफ्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल भी लग जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसकी भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करनी है। फिफ्थ ईयर में लग रही है ये, तो आज से मैं डिसाइड करूंगा कि ये करना है या नहीं करना है। तो फिफ्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय हो रही है, वो ईयर 0 नहीं है, वर्किंग कैपिटल ईयर फिफ्थ में आ रही है। आज मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू वर्किंग कैपिटल की भी निकालनी पड़ेगी। जब भी इंकर हो रही है तब से 0 तक की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल ईयर 0 में आउटफ्लो था, इस क्वेश्चन में आउटफ्लो ही फिफ्थ ईयर में हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू उतनी तो करनी पड़ेगी। हाँ, अब ये प्रोजेक्ट के इनफ्लो दे रखे होते और जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा होता उस ईयर में वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो होता, उस इनफ्लो की भी मैं 0 तक प्रेजेंट वैल्यू निकालता, बट मुझे दी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, मुझे सिर्फ आउटफ्लो ही कंसिडर करना है, तो मैं आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 12% पे, नीचे दे रखा है कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द रेट 12%। लैंग्वेज पढ़ के समझ में आया, 5 साल का क्वेश्चन है तो 5 मुझे कॉलम बनाने और सबके आउटफ्लोज लिखते जाने। मैं आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि सभी आउटफ्लो है, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा सारे फिगर्स को, लास्ट में जो निकलेगा वो होगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। ओके, मैं टेबल बना रहा हूं इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 0 भी कंसिडर करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 साल के कॉलम बन गए और 0 ईयर ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि कुछ का आउटफ्लो अभी हो रहा है। पहला खर्चा है हमारा लैंड का। लैंड के लिए 2 लाख रुपए था एट द टाइम ऑफ परचेज देने, तो 2 लाख का आउटफ्लो तो यही हो गया, मैं इनको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सबके सब आउटफ्लो है। फर्स्ट ईयर के एंड पे 1 लाख रुपीज देने हैं, ये मैं लिख देता हूँ। सेकेंड ईयर के एंड पे 1 लाख रुपीज देने हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। और थर्ड ईयर के एंड पे भी 1 लाख देने हैं। फोर्थ और फिफ्थ में कोई भी आउटफ्लो नहीं हो रहा है। फिर आती है फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग 20 लाख रुपए की है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे 2 लाख रुपए देने हैं, तो 2 लाख का आउटफ्लो तो यहाँ हो गया। एंड ऑफ ईयर सेकंड, तो फर्स्ट में कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ, सेकंड ईयर के एंड पे 10 लाख का आउटफ्लो और होगा, करेक्ट। और बैलेंस थर्ड ईयर पे देना है, 12 लाख हो चुके हैं 20 लाख की है, तो 8 लाख रुपए थर्ड ईयर में आउटफ्लो और होगा। फोर्थ और फिफ्थ में कुछ भी नहीं होगा। इसकी स्क्रैप वैल्यू तब पता चलेगी जब इनफ्लोज देखे जाएंगे, अभी हम सिर्फ आउटफ्लोज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, जरूर होगी, डेप्रीसिएशन कैश फ्लो वगैरह सब होगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालनी है, तो जितना दिया है उतना कर रहे हैं। ये भी हो गया, ये हमने क्या फैक्ट्री बिल्डिंग का, ठीक बात है। अब हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी पर टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर फोर्थ। बिगनिंग ऑफ ईयर फोर्थ, ओके, बिगनिंग ऑफ ईयर फोर्थ माने एंड ऑफ थर्ड, करेक्ट है। तो एंड ऑफ थर्ड 15 लाख, फिर कॉमा लगा के लिखा है, मतलब उस ईयर की भी बिगनिंग ही बोल रहा है, तो बिगनिंग ऑफ ईयर 5 यानी एंड ऑफ ईयर 4, तो ये 5 लाख रुपए फोर्थ में आउटफ्लो होगा, है ना। टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 4 15 लाख, कॉमा ईयर 5 यानी बिगनिंग ऑफ ईयर 4 एंड बिगनिंग ऑफ ईयर 5, ये कहना चाह रहा है। तो 4 की बिगनिंग यानी थर्ड का एंड, और फिफ्थ की बिगनिंग यानी फोर्थ का एंड, तो प्लांट एंड मशीनरी के भी मैंने लिख दिए यहाँ पे आउटफ्लोज। ओके, डन। इसके बाद आते हैं हम वर्किंग कैपिटल पर। वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो जो है वो हो रहा है ईयर फिफ्थ में, इनफ्लो होगा प्रोजेक्ट के एंड में, पर वो अभी हमें करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ आउटफ्लोज निकालने हैं। तो ईयर फिफ्थ में 4 लाख रुपए का मैं वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो भी लिख दूंगा। ये जो कुछ लिखा है सबके सब आउटफ्लो ही है। ओके, सारे कैश फ्लोज में लिख चुका हूं, सारे कैश फ्लोज में लिख चुका हूं। इनकी टोटल कर लेता हूं एक बार, फिर क्या है मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ईयर 0 पे 4 लाख हो रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा कैलकुलेटर में जाएगा। 1 में 1 लाख, देन 11 लाख, देन 8 एक 9 24 लाख, ईयर 4 में 5 लाख, और ईयर फिफ्थ में 4 लाख वर्किंग कैपिटल का। ये हमारे सारे कैश फ्लोज हो गए, ठीक बात है क्या। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मैं इधर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12%, करेक्ट। देखिए ईयर ईयर 0 की जो है उधर आपको पीवी फैक्टर नहीं लगाना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप गलती से ऐसा ना कर दे कि ईयर 0 से चालू कर दे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन 6 साल का बना दोगे आप। ईयर 0 का तो 4 लाख आएगा, तो ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू तो
4 लाख ही आएगी। यहाँ कोई प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू चालू होगी ईयर 1 से 1 लाख से, ठीक है ना। तो ईयर 1 से प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है, ईयर 0 से करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, एक बार लिखूंगा फिर एम प्लस दबा दूंगा, 89,285 एम प्लस 12 डिजिट की राउंडिंग हो रही है यहाँ पे आप भले ही कुछ भी लिख दो, मतलब डेसिमल प्लेसेस इग्नोर कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा। फिर 11 लाख टाइप करूंगा कैलकुलेटर पे, 2 बार इक्वल टू दबाऊंगा 1 एंड 2, यहाँ फिगर लिखूंगा फिर एम प्लस दबाऊंगा, 8,76,913 एम प्लस 24 लाख, 1 2 3 बार इक्वल टू 17,08,272 एम प्लस 5 लाख 1 2 3 and 4 3 लाख 17,759 एम प्लस 4 लाख 5वें साल में 1 2 3 4 and 5 5 बार इक्वल टू 2,26,970 एम प्लस 4 लाख 0 वाला सीधा एम प्लस, उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली, एमआरसी। ये आ गई हमारी सीधी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज विच इज इक्वल टू 36,19,201। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। और अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अलग से निकलेगी, फुल इनफ्लोज से आउटफ्लोज को कंपेयर किया जाएगा और एनपीवी निकलेगी जो हमें दे नहीं रखी। ठीक बात है क्या? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें आउटफ्लोज दे रखे थे, अलग अलग ईयर पे दे रखे थे। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर कोई कैश फ्लो होता है तो उसको प्रीवियस ईयर पे ले लेने का, अगर कुछ नहीं कहा हो तो एंड ऑफ द ईयर ही मानना है, और एंड ऑफ द ईयर उसी ईयर पे लिया जाता है। मैंने सारे कैश फ्लोज की टेबल बना दी, 0 की डिस्काउंटिंग नहीं होती है तो 4 लाख की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली, बाकी सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उनको मेमोरी प्लस में डालता गया। लास्ट में मैंने 4 लाख भी मेमोरी प्लस में डाल दिया, एमआरसी क्या, सीधा मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैश आउटफ्लोज ही थे दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन ऐसा बोलता है, अ प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू 5 इयर्स इज 35 लाख। बात सुन रहे हो, बात समझ रहे हो, क्या कह रहा है यहाँ पे? इसने 5 सालों तक तो प्रोजेक्ट में खर्चा होता गया ऊपर वाले प्रोजेक्ट की तरह ही, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 35 लाख आ रही है, निकाल के भी दे दिया आपको। तो 5 सालों तक जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे की ले देकर टोटल प्रेजेंट वैल्यू 35 लाख है, मतलब आज की वैल्यू ईयर 0 पर 35 लाख है। ऑपरेशन ही 5th ईयर के एंड से स्टार्ट होंगे, 6th की बिगनिंग से स्टार्ट होंगे, है ना। ऑपरेशन ही 6th की बिगनिंग से स्टार्ट होंगे और 10 सालों तक चलेंगे, तब इनफ्लोज आएंगे। 5 साल तक तो आपको सिर्फ पैसा लगाना है इसमें, तब छठे साल से पैसा आना चालू होगा। और वो जो पैसा आएगा वो 6th ईयर की बिगनिंग से 10 सालों तक आएगा, एंड ऑफ 15th ईयर तक। यानी अब जो कैश फ्लोज होंगे वो ईयर 6th के पीवी फैक्टर से डिस्काउंट होंगे। क्योंकि मुझे आज पता करना है, आज मैं 0 पे खड़ा हूं, आज मैं 0 पे खड़ा हूं, 5 साल तक खर्चे करूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज तक की निकाल दी, क्वेश्चन नहीं, 35 लाख आती है। फिर आज मैं 0 पे खड़ा हूं, 6th के एंड से मुझे इनफ्लोज चालू होंगे, 6th के एंड से, 6th के एंड से लेकर 15th के एंड तक मुझे इनफ्लोज होंगे। उन इनफ्लोज की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो पीवी फैक्टर ही 6th से चालू होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। चलिए देखते हैं कि इनफ्लो आखिर हो कितने रहे। अज्यूम रेवेन्यू एंड कॉस्ट वुड बी एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ नहीं कहा होता तो एंड ऑफ द ईयर ही होती है, इनफ्लोज वगैरह जो होते हैं उसको हम एंड ऑफ द ईयर मानते हैं। ऑपरेटिंग डेटा पर एनम दे रखा है, सेल्स हो रही है 30 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12 लाख की, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन 8 लाख रुपए की है, डेप्रीसिएशन 3 लाख का इसने आगे से दे दिया क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा अजीब है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी हमें पता है। टैक्स की रेट दे रखी है तो एक बार डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट करूंगा, टैक्स की रेट लगाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चलेगा, फिर उस पर मैं क्या करूंगा, वापस डेप्रीसिएशन ऐड करूंगा तो मेरा कैश फ्लो बनेगा। तो सबसे पहला काम जो है वो तो है मेरे दोस्तों, मुझे करना है
कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। मैं आपको पहले बता चुका हूं इस कैश फ्लो की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से चलती है। स्टार्ट होगा ये सेल से, सेल्स है हमारी 30 लाख की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है 12 लाख रुपीस, ऑब्टेन हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा 8 लाख का, तो हमारा फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, ठीक है, लेस कर देता हूं यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, दे रखा है सामने से, आई एम सॉरी फालतू टाइम लगा हमारा। डेप्रीसिएशन तो 3 लाख का दे रखा है, बधाई हो। 3 लाख का डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो इस पे सीधा टैक्स सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें वापस डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा 3 लाख रुपए का, तो बन जाएंगे हमारे कैश फ्लोज, और ये यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं, तो यहाँ पर हम एन्यूटी फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको। 30 लाख माइनस 12 लाख 18 लाख, उसमें से 8 लाख माइनस किया तो 10, 10 में से 3 गया तो 7 लाख, इसमें से टैक्स माइनस करना है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या रेट दे रखी है, टैक्स रेट 50% है, टैक्स एट द रेट 50% माइनस कर देंगे, तो 3,50,000 का आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3,50,000 का टैक्स आएगा, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, 3,50,000 का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, इसमें 3 लाख का डिप्रिसिएशन फिर से जोड़ देंगे, 6,50,000 के हमारे एनुअल कैश फ्लोज हो रहे हैं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई हो। 30 लाख माइनस 12 लाख is 18 lakh minus 8 lakh minus 3 lakh 7 lakh minus 50% 3,50,000 plus again 3 lakh 6,50,000 के कैश फ्लोज बन रहे हैं हमारे, ठीक है। ये कैश फ्लोज होंगे हमें ईयर 6 के एंड से ईयर 15 के एंड तक, और यूनिफॉर्मली होंगे। अब या तो 10 साल लिखो और सबको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं, तो मैं एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट एन्यूटी मुझे लेनी पड़ेगी 6th के एंड से 10 सालों तक, है ना, 15 तक गिनो या 6th के एंड से 10 बार आपको इक्वल टू एम प्लस करना है, करके बताता हूं। अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज ये निकलेगा एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट 12% ईयर 6th से 15 तक, 6 से 15 तक का एन्यूटी चाहिए क्योंकि 6th से इनफ्लो चालू हो रहे हैं, और डिस्काउंटिंग 0 तक की करनी है। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल भूल जाएंगे, अरे 6 साल बाद इनफ्लो चालू हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू तो निकालूंगा ही ना उसकी, तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू को मैं 6th से कंसिडर करूंगा। कहने का मतलब है 0 पे लाना है, ये 5 साल में जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, आउटफ्लोज आज से चालू हो जाएंगे, इनफ्लोज ईयर 6 से होंगे, डिसीजन मेकिंग आज हो रही है तो डिस्काउंटिंग आज तक होगी, करेक्ट है। एनुअल कैश फ्लो है हमारा 6,50,000 का जो अभी कैलकुलेट किया, 6,50,000। अब इंटू करना है एन्यूटी फैक्टर से। एन्यूटी फैक्टर कैसे निकलेगा, गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना। मुझे 6 से 15 तक का एन्यूटी चाहिए, 6 के एंड से 15 तक का, 15 के एंड तक का एन्यूटी चाहिए, ठीक है, यानी 5 साल कुछ भी नहीं करना है, मतलब एन्यूटी में टोटल में नहीं लेना है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कर लो, ईयर 1 एक बार इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, ये 5 साल तो बीत गए, करेक्ट है, 5 साल बीत गए। अब 6th से लेकर
अगले 10 सालों तक, 6th से लेकर 15 तक मुझे क्या करना है, एन्युटी फैक्टर में प्लस करना है। तो 5 साल तक का मैंने इक्वल टू दबाया, कोई एम प्लस नहीं दबाया। अब इक्वल टू दबाऊंगा, 6 का आया है, ये 6th का है। अब मुझे इक्वल टू एम प्लस इसको इंक्लूड करते हुए 10 बार करना है। इक्वल टू मैं दबा चुका हूं, एम प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमआरसी। ये मेरा 6th से एमआरसी दबाने पर मेरा 6th से 15th एंड तक का एन्यूटी फैक्टर आ गया, और वो आ रहा है 3.608, है ना। और मैं इसको अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन से हटा नहीं रहा, मैं इसमें सीधा 6,50,000 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6,50,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो आई 20,83,957 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है ना। 25 लाख का आउटफ्लो हो रहा था शायद ऊपर, है ना, तो 35 लाख का हो रहा था। तो अभी तो गर्दिश में लग रहा है ये प्रोजेक्ट। एक इनफ्लो मेरा वैसे कंसिडर करना रह गया है सैल्वेज वैल्यू का, तो उसको मैं अभी देखता हूँ। पहले इसको वापस दोहरा दूं मैं। मैंने क्या किया, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी एनुअल कैश इनफ्लोज की, जो इनफ्लो स्टार्ट हो रही है ईयर 6 से। तो मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1.12 किया, 5 बार इक्वल टू दबाया, 5 साल खड्डे में जाने दिए। 6th ईयर से मैंने इक्वल टू एम प्लस दबाया 10 बार, क्योंकि 6th से 10 साल और वो जा रहे थे 16 तक, तो वो 16 तक के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेमोरी में प्लस होते गए, सबकी टोटल लग गई, क्योंकि वो कॉमन निकल जाता है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट कैपिटल बजटिंग की क्लास में बताया था। उस सब एन्यूटी फैक्टर, उन सभी पीवी फैक्टर्स की टोटल का एन्यूटी फैक्टर निकला 6 से 15 तक का, उसको मेरे एनुअल कैश फ्लो 6,50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो आप 6,50,000 की ऐसे 10 बार प्रेजेंट वैल्यू करके निकालना, यही आने वाली है। बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है पहले 5 सालों तक, पहले 5 सालों तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, याद है या नहीं है, 35 लाख रुपए लगे, उसका सैल्वेज मिलेगा। कब मिलेगा? 15th ईयर के एंड में, 6th से 15 तक, है ना, 6th के एंड से लेकर 15th के एंड तक आपका चलेगा 10 सालों तक। करेक्ट है। तो 15th के एंड में आपको सैल्वेज मिलेगा, और ये टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना कैपिटल गेन टैक्स ना कोई और टैक्स। तो 16 लाख रुपए का ये सैल्वेज मिल रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 16 लाख रुपए का सैल्वेज वैल्यू मिल रहा है। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज। इसको ईयर 16 के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज ये कैसे निकलेगा? सैल्वेज वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर एट द रेट 12% फॉर 15th ईयर, है ना। 16th का बिगनिंग, बेसिकली 15th का एंड, 15th के एंड में 10 साल हो जाएंगे हमारे, है ना। 6 से आप गिनो तो 10 साल हो जाएंगे, 15 का एंड होगा तो टोटल 10 साल हो जाएंगे। करेक्ट है। ओके। तो अब मुझे इसको 15th के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दो तरीके हैं, या तो पहले पीवी फैक्टर निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, या 16 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू आपको 15 बार दबाना है। ठीक है, ओके, करते हैं गिनती। 16 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 कब हो रहा है ये? 15th के एंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 साल में 12% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना 16 लाख की, तो बच के निकलती है सिर्फ 2,92,314 की प्रेजेंट वैल्यू, बस इतनी सी आ रही है, 2,92,314 rupees. This is the present value of 16 lakh rupees at the rate 12% happening on 15th year's end. ये आ जाएगा, इसको कर लूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू प्लस कर देता हूं इसमें 2,08,3957। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो आ रही है वो आ रही है 23,76,271। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि है 35 लाख की।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आपको नहीं करना चाहिए ये, -35 लाख, 11,23,729 नेगेटिव में। प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट करो भैया प्रोजेक्ट, कहाँ 35 लाख रुपए लग रहे हैं, 5 साल तक जूझना है, खपना है, और उसके बाद 11 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रोजेक्ट बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए आपको। करेक्ट बात है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। थर्ड क्वेश्चन हो गया, हमने 3 क्वेश्चन किए एनपीवी के, अलग अलग तरीके के, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे कि एक पर्टिकुलर ईयर से पर्टिकुलर ईयर तक कैश फ्लोज होते हैं तो एन्यूटी कैसे लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम में, पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनु एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी रनिंग शूज। अच्छी बात है, बनाइए। मिसेस दार्जिलिंग, ठीक है ना, मिसेस है भैया ये। द प्रेसिडेंट इज कंसिडरिंग कंप्यूटराइजिंग द कंपनीज ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री एंड बिलिंग प्रोसीजर। ये चाहती हैं कि कंपनी का ये जो ऑर्डर करने का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और बिलिंग प्रोसीजर का जो तरीका है, इसको कंप्यूटर के थ्रू किया जाए। कुछ सेविंग्स हो रही होंगी, एफिशिएंसी बढ़ रही होगी। She estimates that annual savings from computerization includes a reduction in 10 clerical employees with annual salaries of 15,000। पहली चीज तो ये कि 10 क्लर्क उठा रखे हैं अपन ने, अभी नौकरी पे रखे हुए हैं, 15,000 रुपए की तनख्वाह देते हैं जिन्हें, उन्हें रवाना कर सकते हैं अपन, तो ये पैसा बच जाएगा। 8,000 बचेगा फ्रॉम रिड्यूस्ड प्रोडक्शन डिलेज। प्रोडक्शन में डिले कम होगा क्योंकि कंप्यूटर स्विफ्टली बता देगा कि स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो 8,000 रुपए वहां बढ़ जाएंगे। और इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी हमारी, कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट काम करेगा इन 10 क्लर्क से। 12,000 फ्रॉम लॉस सेल्स। कंप्यूटर नहीं होता था तो सेल्स ऑर्डर लेट पहुंचते थे, तो कुछ सेल्स हम मिस कर जाते थे, कस्टमर कहीं और से खरीद लेता था। वो 12,000 रुपए की सेल्स जो पहले हम लूज आउट कर जाते थे, अब वो भी नहीं करेंगे, तो 12,000 रुपए का आपको और फायदा हो रहा है इसकी वजह से। स्टॉक आउट्स होते थे, वो बच जाएंगे। 3,000 टाइमली बिलिंग, सही समय पे बिल करोगे तो रिसिप्ट जल्दी आ जाएंगी, रिसिप्ट जल्दी आ जाएंगी तो 3,000 रुपए के बेड डेट्स वगैरह हो जाते थे, या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह जो लगती थी डेटर मैनेजमेंट पे, वो भी बच जाएगी। तो ये भी इन्फ्लो हो रहा है, काफी फायदे हो रहे हैं कंप्यूटराइजेशन करने से। अब पता करो कि कंप्यूटर सिस्टम आ कितने में रहा है। परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। इंस्टॉलेशन का 50,000 लगेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जुड़ जाएगा, तो 2.5 लाख का पड़ा आपको ये कंप्यूटर सिस्टम। सब कुछ इधर उधर आप जो लगा रहे हो, जिससे आपका ये बिलिंग, ऑर्डरिंग वगैरह जो भी हो रहा है, 2.5 लाख रुपए का लग रहा है, इतनी सी बात है। The outlays will be depreciated on a SLM basis to a zero book value। कर दूंगा मैं, SLM बेसिस पे करना है और बुक वैल्यू जीरो आएगी, ये बोला इसने क्लियरली, जीरो बुक वैल्यू तक डिप्रीशिएट करना है, यानी स्क्रैप वैल्यू जीरो आएगी। डिप्रीशिएशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ऐसे डिप्रीशिएट करना है कि प्रोजेक्ट के एंड पर, कंप्यूटर की लाइफ खत्म होने पर उसकी बुक वैल्यू जीरो बचे, ऐसा मुझे कहा गया है। ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम रिक्वायर्स 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। 10 आदमियों को नौकरी से निकाल रहे हो तो कंप्यूटर चलाने के लिए नए आदमी भी लगेंगे, तो 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट आपको हायर करने पड़ेंगे। उनकी एनुअल सैलरी है 40,000 पर पर्सन, तो दोनों की 80,000 की सैलरी भी देनी पड़ेगी। ऑल्सो एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी 12,000। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी लग जाएंगे 12,000 रुपए के एनुअली। करेक्ट बात है। टैक्स रेट इज 40%। ये जितना भी बचा रहे हो ना, और जितना भी गवा रहे हो, ये सब आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। जो भी सेविंग्स वगैरह हो रही है, ये सब टैक्सेबल होंगी, इनकम बढ़ रही है बेसिकली, है ना। तो ये टैक्स लगेगा उस पर 40% का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। लाइफ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज 5 ईयर। सबसे पहले डिप्रीसिएशन, फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ, सेकंड को पढ़ भी नहीं रहा अभी, आप भी मत पढ़ो, देखो भी मत, इधर ध्यान दो, मत देखो। फर्स्ट, इवेल्युएट प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी। एनपीवी निकाल लिया हमें प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए मुझे डिप्रीसिएशन चाहिए कैश फ्लो बनाने के लिए। सबसे पहले मैं डिप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉर्मूला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, यही होता है। हाँ हाँ सर, यही होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2,50,000 रुपए की है या नहीं है? हाँ जी सर है। माइनस सैल्वेज वैल्यू जीरो बोला है, नील सैल्वेज वैल्यू तक डिप्रिशिएट करना है बोला है क्वेश्चन ने। कैसा बोला है? एसएलएम, ये देखो, फिर क्यों बोल रहे हो ऐसा? एसएलएम बेसिस टू अ जीरो बुक वैल्यू, जीरो बुक वैल्यू तक डिप्रिशिएट करना है। तो
मैं डिप्रिशिएट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय लाइफ करना है, 5 साल की लाइफ है, 5 साल की लाइफ है, तो 5 5 25, 50,000 का डिप्रिसिएशन हर साल आपको चार्ज करना है। ये निकल आया, ये निकल आया है ना? ओके, अब एनुअल कैश फ्लोज कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। देखो आउटफ्लो तो 0 पे ही हो रहे हैं और काफी सिंपल है, 2,50,000 के, है ना? सैल्वेज वैल्यू का कोई प्रोसीड्स है नहीं यहाँ पे, जो भी है एनुअल हो रहा है, एनुअल निकाल लूंगा, एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का सबट्रैक्ट कर दूंगा, मेरी एनपीवी आ जाएगी। सेकंड पार्ट में जो भी कह रखा है वो सेकंड पार्ट में सोचा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। ठीक है, जैसे भी कैश फ्लोज हो रहे हैं उनका नाम लिखता जाता हूँ। सेविंग्स इन सैलरीज हो रही है मुझे, सबसे पहले सैलरीज में सेविंग हो रही है, वो हो रही है 10 एम्प्लॉइज 15,000 रुपए की तनख्वाह लेते थे, सब इनको रवाना कर देंगे आज की तारीख में, कंप्यूटर लगते भैया आपकी कोई जरूरत नहीं है। 10 क्लरिकल एम्प्लॉइज, 15,000 इंटू 10, ठीक है। फिर 8,000 रिड्यूस प्रोडक्शन डिले कॉज्ड बाय रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्रॉब्लम, तो सेविंग फ्रॉम अवॉइडिंग रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, कुछ भी लिख दो यार, कुल मिला के इनफ्लो लिखना है ना? वो है 8,000 रुपए का, करेक्ट, 8,000 रुपए का, ठीक है। सेविंग्स फ्रॉम लॉस्ट सेल्स, जो पहले होती थी अब नहीं होंगी लॉस्ट सेल्स, 12,000 की ना लॉस्ट सेल्स, यस, लॉस्ट सेल्स ड्यू टू इन्वेंट्री, 8,000 ये हो गया, 12,000 ये हो गया, 12,000, ये भी सेविंग्स ही हो रही है, इनफ्लो है इसलिए इनफ्लो की तरह लिखता हूँ। नीचे पढ़ते हैं आगे क्या कह रखा है, 3,000 का टाइमली बिलिंग हो जाएगा, सेविंग्स फ्रॉम टाइमली बिलिंग, समय पे बिल कर लोगे आप तो 3,000 का ये और इनफ्लो हो गया, बधाई हो आपको, 3,000 का ये इनफ्लो हो गया, ठीक है। हाँ जी, अभी तक तो बराबर कर दिया है। कोई आउटफ्लो हो रहा है क्या? आउटफ्लो भी हो रहा है सर, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट लगेंगे, एनुअल की बात कर रहा हूँ, एनुअल, लेस सैलरी ऑफ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बैठाने पड़ेंगे आपको, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी है 40,000 पर पर्सन, और 2 स्पेशलिस्ट लगेंगे, तो 40,000 इंटू 2, ये 80,000 का इनफ्लो आ गया सीधा, लेस एनुअल मेंटेनेंस, ये कंप्यूटर सिस्टम जो है इसका एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा, मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम, एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपए इसका एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा, किसी भी कारण से आ रहा हो बट आएगा 12,000 रुपए का जी, खत्म। सैलवेज वगैरह तो वैसे भी एक पर्टिकुलर ईयर का होता है, एनुअल और कोई खर्चा नहीं है। देखो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की थी 1.5 लाख रुपए ले ली, 8,000 ले लिया, 12,000 का लॉस सेल का ले लिया, 3,000 का टाइमली बिलिंग का इनफ्लो ले लिया, परचेज प्राइस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलेशन भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और 80,000 रुपए की जो एनुअल सैलरी बढ़ेगी वो मैंने ले ली, एनुअल मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12,000 के जो लगने लगेंगे वो भी मैंने ले लिए। ये करने के बाद आ जाएंगे मेरे क्या, अच्छा डेप्रीसिएशन भी यही निकाल दो, माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है ना? डेप्रीसिएशन कितने का, 50,000 रुपए का, वो भी यही लिख दो, वो तो सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। ये करने के बाद आ जाएगा मेरा कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इसमें से मैं लेस कर दूंगा टैक्स एट द रेट, क्या रेट दे रखी है टैक्स की, 40%, टैक्स की रेट दे रखी है 40%, तो आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इस पे मैं प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, तो आ जाएगा मेरा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आ जाएगा। फिर इसको एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो मैं करता रहूंगा। चलिए पहले तो हम पता करें कि आखिर कैश फ्लो कितना बन रहा है, 1,50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 माइनस 80,000 माइनस 12,000 माइनस 50,000 का डेप्रीसिएशन, 31,000 का कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ रहा है, 31,000 का इंटू 40% का टैक्स, 12,400 रुपए का टैक्स, माइनस इक्वल टू
18,600 रुपए का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया। इसमें डिप्रीसिएशन वापस प्लस हो जाएगा 50,000 का, प्लस 50,000, 68,600 के एनुअल कैश फ्लोज बने हमारे, 5 सालों तक होंगे ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, कैसे निकालूंगा, एनुअल कैश फ्लोज इनटू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट, क्या डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है, 12%। सभी क्वेश्चन में 12% ही है, 12% फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एन्यूटी फैक्टर निकाल रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने 5 बार इक्वल टू एम प्लस दबाया। एमआरसी एन्यूटी फैक्टर आ रहा है 3.60 समथिंग करके, ठीक है ना। तो पहले लिख देता हूं 68,600 इंटू 3.60447, जो भी आ रहा है ये इतना लिख दिया मैंने। इसको हटाया नहीं मैंने कैलकुलेटर की स्क्रीन से, और इसको सीधा 68,600 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज आ रही है 2,47,287.6, इसको 88 कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई। कोई भी और कहीं इनफ्लो हो रहा है क्या जो किसी स्पेसिफिक ईयर में हो रहा हो? नहीं हो रहा सर, पार्ट 1 में नहीं हो रहा, कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, जीरो बुक वैल्यू तक मैंने डिप्रीशिएट किया और कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा। माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, माइनस कर दो, कितना है वो, 2,50,000 का है वो, 2,50,000 का। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2,47,288 माइनस 2,50,000, एनपीवी आ रही है 2,712 की नेगेटिव। तो कंप्यूटराइजेशन मत करिए मिसेस डैजलिंग, बिकॉज आपके एनपीवी नेगेटिव आ रही है। आप ओल्ड सिस्टम पे ही चलो। सिंस एनपीवी इज नेगेटिव, कंप्यूटराइजेशन इज नॉट रिकमेंडेड। हम रिकमेंडेशन नहीं देते कंप्यूटराइजेशन की। दिस वी सॉल्व्ड पार्ट 1, वी हैव सॉल्व्ड पार्ट 1 ओवर हियर। अब मैं पार्ट सेकंड सॉल्व करूंगा, पहले देखते हैं पार्ट सेकंड कहता क्या है। पार्ट सेकंड कहता क्या है, चलिए देखते हैं कि वो क्या कहता है। What if the system can be sold for 25,000 even though salvage value of system will be zero? सैल्वेज वैल्यू तो जीरो होगी, जीरो की बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन निकाला, एनुअल कैश फ्लो निकाला, सब बरोबर है। बट एक और चीज मिलने लग गई आपको, 25,000 रुपए का ना, 25,000 रुपए का आपको बेचने का मौका मिलेगा। सैल्वेज वैल्यू जीरो पर ही डेप्रिशिएट करना था, सैल्वेज वैल्यू जीरो है, बट 25,000 पे ये सिस्टम किसी को आप बेच सकते हैं। डेप्रिसिएशन आपको ऐसे ही निकालना था जीरो सैल्वेज वैल्यू पे, पर 25,000 पे ये 5th ईयर के एंड पे जीरो बुक वैल्यू का कंप्यूटर सिस्टम 25,000 पर बिक रहा है। जीरो बुक वैल्यू का कंप्यूटर सिस्टम 25,000 में बिक रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। कैपिटल गेन की कोई अलग टैक्स रेट नहीं दे रखी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो 40% की टैक्स रेट है यही मेरी कैपिटल गेन टैक्स भी है। करेक्ट है ना? मैं अज्यूम करूंगा कि कैपिटल गेन्स मेरी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाते हैं। ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपको पहले से ही, है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बाकी कैपिटल गेन की टैक्स रेट अलग से दे रखी हो सकती थी तो मैं उस पर भी लगा देता। और डेप्रीशिएबल एसेट है तो एसटीसीजी ही बनेगा, है ना। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप टैक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर पार्ट सेकंड के अंदर, इफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी सोल्ड फॉर ₹25,000, ठीक है, सेल्स वैल्यू कंप्यूटर सिस्टम की कितनी है, 25,000 की, लेस बुक वैल्यू जो कि है जीरो, तो कैपिटल गेन हो गया, कितने का हो गया, 25,000 का हो गया। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स
एट द रेट, कुछ नहीं कह रखा तो मैं 40% पे ही लगा दूंगा, ठीक है ना। तो 25,000, 10,000 का लगेगा 40%, 10,000 का कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इनफ्लो फ्रॉम सेल वो हो रहा है मुझे 25,000 का, लेस कैपिटल गेन टैक्स वो मुझे भरना पड़ जाएगा 10,000 रुपए का। नेट इनफ्लो कितना हो रहा है, 15,000 का हो रहा है इस सिस्टम को बेचकर नेट इनफ्लो। बट कब हो रहा है, ईयर फिफ्थ में, फिफ्थ ईयर में हो रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा था उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज में चेंज हो जाएगा, इनफ्लोज थोड़े बढ़ जाएंगे। एनुअल कैश इनफ्लो तो वो के वो रहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया वो के वो लिख देता हूँ, 2,47,288, 2,47,288, ये तो मेरे एनुअल कैश इनफ्लोज हुए। इसमें मैं प्लस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स भी क्यों, नेट सेल्स प्रोसीड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट सेल्स प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% फिफ्थ ईयर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, या तो 15,000 को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो या 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 और 5 बार इक्वल टू दबा दो, 1 2 3 4 5, तो ये आ रही है 8,511 रुपए, 8,511 रुपीज कंप्यूटर सिस्टम की आ जाएगी। इसमें से लेस कर दूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वो थी कंप्यूटर सिस्टम मिसेस डार्जिलिंग को पड़ रहा था 2,50,000 में, 2 लाख का तो कंप्यूटर और उस पे इंस्टॉलेशन 50,000 का। अब मिसेस डार्जिलिंग के लिए एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी, एक ग्राहक मिल गया जो कंप्यूटर को खरीदने को रेडी है एंड पे, तो डिसीजन ही चेंज हो गया हमारा, ठीक है। प्लस 247,288 माइनस 2,50,000, अब एनपीवी आ रही है पॉजिटिव 5799, 5800 भी बोल सकते हो आप, पॉजिटिव आ रही है। मैं सीधा नेगेटिव 2,712 की एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ कंप्यूटर ऐड कर देता तो भी आ जाती, क्योंकि 2,47,288 में से 2,50,000 पहले भी माइनस हुआ है अभी भी माइनस हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज कि इधर 8,511 रुपए ज्यादा जुड़ गए, तो मैं पहले वाली एनपीवी जो कि है मेरी 2,712 की माइनस नेगेटिव वाली, उस पे मैं 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू 8,511 प्लस कर देता तो भी मेरी एनपीवी 5,799 की आ जाती। तो दोस्तों आज हमने काफी क्वेश्चंस किए जिनके अंदर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे अब हमारा कमांड और ज्यादा अच्छे से आ गया होगा, डिस्काउंटिंग करने पे हमारा कमांड आ गया होगा। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल गेन टैक्स, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ये सभी एडजस्टमेंट हमें ध्यान में रखने हमने सीखे हैं आज। अगली क्लास में मिलेंगे हम, अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, मे बी मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे या और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपको आज कराए हुए क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा निकले। बाय दोस्तों।